सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि सब लाइफ में मजे में होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है उन लोगों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर कोई नया बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं पर उनके उस हिसाब से बजट नहीं आ रहा है। क्योंकि आजकल कोई भी बाइक आप लेने जाओ, चाहे वो एक्टिवा हो या स्प्लेंडर हो या पैशन प्रो हो, करीब करीब लाख रुपए या पौने सवा लाख रुपए तक आ जाता है। और साथ में अगर आप कॉलेज गोअर है या कोई टीनेजर है जो अभी अभी आपको लाइसेंस मिला या अपना मनपसंद कोई भी बाइक लेना चाहे, जैसे कि पल्सर 220 हो गया, R15 हो गया या रॉयल एनफील्ड हो गया, ये हर बाइक आपको कम से कम पौने 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक आ जाएगा। तो इतना बहुत जन का बजट नहीं होता है, पर बाइक तो यही चलाना है, अपना मनपसंद का चलाना है। तो उस समय क्या करें? तो उस समय बेटर ऑप्शन खड़ा होता है कि हम लोग यूज्ड बाइक लेंगे। एक यूज्ड बाइक लेने का वो झंझट भी होता है, लाखों लोग लाखों टाइप का बात बोलेंगे आपको, पर मैं एक चीज बोलूंगा, यूज्ड बाइक लेना प्रॉब्लम नहीं है या उस बाइक में खराबी है ये नहीं है, पर आपको देखना है कि जो बाइक आप ले रहे हैं वो आपके लिए सही है। यूज्ड बाइक लेने से पहले आपको कुछ कुछ चीज ध्यान पे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले है आपका बजट क्या है। आपका बजट जो होगा वो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बाइक अगर कोई भी लेते हैं तो सेकंड हैंड की तरफ आपको बाइक को सर्विस करवाना ही होगा। पहला वाला ओनर जितना भी बोल दे आपको कि मेरा बाइक सर्विस है, आपको कुछ नहीं करना है, पर हमेशा आपको हम सजेस्ट करेगा बाइक को सर्विस कर लीजिएगा। साथ ही साथ बाइक का नेम ट्रांसफर का भी एक कॉस्टिंग होता है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर बाइक में कुछ छोटा मोटा चीज जो टूटा हुआ है वो अगर आपको रिपेयर करना है तो उसका भी जो कॉस्टिंग है वो सब आपका बजट के अंदर आना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को इसी मुद्दे पे फोकस रखूंगा कि पूरा जो बाइक का है ऑन रोड आपके लिए वो आपका बजट में आ जाए। तो सबसे पहले आप फेसबुक से ले, क्विकर से ले या OLX मार्केट प्लेस से ले, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि डीलर से बेटर ऑप्शन है इंडिविजुअल से लेने का। क्योंकि डीलर पे तो बाइक का ऑप्शन बहुत मिल जाएगा, पर इंडिविजुअल अगर ओनर से लेते हैं तो आपको नेगोशिएट करने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर तो डीलर ऑप्शन है ही। आप जब भी कोई बाइक देखने जाए उससे पहले उस बाइक का मार्केट वैल्यू देख लीजिए। मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए गूगल में जाके आप कोई भी वेबसाइट या बेसिकली गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए कि यूज्ड बाइक वैल्यूएशन, तो आपको हजारों साइट मिल जाएगा। आप कोई भी एक साइट देखिए, उसमें बाइक का डिटेल्स दीजिए। एक कॉमन एग्जांपल है ऑरेंज बुक वैल्यू, जहां पे अगर आप किलोमीटर कितना चला है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कितना किलोमीटर चला है, अगर आप बोलेंगे तो संग वो आपको एक प्राइस ब्रैकेट दे देता है फेयर टू एक्सीलेंट कंडीशन में कितना मिलेगा। आगे जाके मैं आपको मेरा बाइक का एग्जांपल दूंगा जो 2018 मॉडल पल्सर 220 है, BS4 इंजन के साथ आता था। और इसका अगर प्राइस ब्रैकेट जो मेरे को मिला था वो अराउंड 52,000 टू 64,000 का मिला था। तो ये एक मेन फैक्टर है जो हमेशा बाइक देखने से पहले आप देख लीजिएगा। तो फिर क्या होता है ना कि आगे जाके नेगोशिएट करने में आसानी होता है। तो दोस्तों, आपको समझने में इजी हो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेरा अपना बाइक ले रहा हूँ। ये 2018 मॉडल पल्सर 220 है। तो मैं कुछ अपने हिसाब से आपको बताता हूँ कि मैं कैसे, अगर कोई बाइक लेना चाहता है तो कैसे देखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर जहाँ पे भी आप बाइक देखने जा रहे हैं तो जाते ही सबसे पहले अगर बाइक गराज में खड़ा है या कहीं अंदर में खड़ा है तो बाहर निकालिए, रास्ते पे लाइए, धूप या रोशनी में रख के अच्छे से बाइक को चारों ओर से देखिए। पहले तो देखना पड़ेगा बाइक में कोई ओवरऑल स्क्रैचेस है कि नहीं, जो एकदम स्टार्टिंग में दिख जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल्स पे आएंगे, जैसे लाइट वाइट इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बाइक का जो दूसरा चीज़ है जो रिप्लेस हो जाता है, छोटा मोटा चीज़, जैसे कि क्या बोलते हैं, मिरर टूटा हुआ है कि नहीं, वाइज़र टूटा हुआ है कि नहीं, ये सब थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आना पड़ेगा, बाइक को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। मतलब स्टार्ट किए मतलब अगर सेल्फ स्टार्ट है तो एक बार में सेल्फ ले लेना चाहिए या 2 बार में लेना चाहिए। साथ ही में आपको देखना पड़ेगा किक अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर किक ले लेता है तो बहुत बढ़िया, अगर किक में प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा बहुत सर्विसिंग का ज़रूरत है। उसके बाद आप देखिए टायर का कंडीशन कैसे हैं। अगर नया बाइक है तो जनरली टायर बाइक का मैन्युफैक्चरिंग के डेट से मिलना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको उसका हैंडल बार के नीचे जो जॉइंट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, और चेसिस नंबर भी आपको वहीं पे दिख जाएगा अगर आप बाद में RC के साथ जब मिलाएंगे। उसके बाद फिजिकली देखने के बाद आप देखिए बाइक का बैटरी का कंडीशन कैसा है। बाइक स्टार्ट करने के बाद अगर सबसे इजी वे है, स्टार्ट करने के बाद अगर हॉर्न मारते हैं, BS4 गाड़ी है तो उसका हेडलाइट तो जलता ही है,
तो हॉर्न मारने के बाद अगर लाइट फ्लिकर मार रहा है तो मतलब बैटरी चेंज करने का वक्त आ गया है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। साथ ही में साथ अगर आप चाहते हैं तो एयर फिल्टर भी देख लीजिए कंडीशन कैसा है, क्योंकि ये जो चीज़ है आगे जाके आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेगोशिएशन के टाइम पे, क्योंकि हर कोई नेगोशिएट करता है, तो ये सब चीज़ भी खर्चा आप ही से होगा। और बाइक तो जितना भी जो बेच रहा है वो बोले कि हम बाइक को सर्विस कर चुका है, ज़रूरत नहीं है आपको सर्विस करने का, हमेशा याद रखिए वो सर्विस करे या ना करे आपको खरीदने के बाद करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्या है ना कि आपको नेगोशिएशन में मदद करेगा, क्योंकि ये सब खर्चा आपको ही करना है लास्ट में। तो चलिए, अब तो बाइक स्टार्ट हो चुका होगा, आप 7-8 मिनट उसको रनिंग टाइम भी दे दिए चुके होंगे। तो आपको अभी कुछ और चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो है इंजन से नॉकिंग साउंड आ रहा है कि नहीं। नॉकिंग साउंड अगर आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जनरली टाइमिंग चेंज का ही प्रॉब्लम होता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं, अगर अपना संतुष्टि के लिए कोई भी आप लोकल मैकेनिक से आप दिखा सकते हैं कि बाइक में कोई मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा चेन का कंडीशन कैसा है। अगर चेन ड्राई है, लूप किया हुआ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लूप करेंगे चेन वापस नया हो जाएगा। बट अगर रस्टिंग इशू है, और रस्टिंग बहुत मेजर इशू है, सरफेस रस्ट नहीं है, तो आपका चेन चेंज का स्प्रॉकेट दोनों चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, एक चेन का स्प्रॉकेट नियर अबाउट 15 to 16,000, डिपेंडिंग बाइक कैसा चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ आपको देखना है इंजन स्टार्ट होने के बाद, जैसे बाइक में कोई इंजन लीक हो रहा है कि नहीं। अगर मेरे बाइक के नीचे में आप देखेंगे एक दाग है, वो दाग नहीं है ज़मीन पर, वो तेल नहीं है, वो मिट्टी है। मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। फिर आपको आना पड़ेगा एग्जॉस्ट की तरफ। मेरा बाइक में डीबी किलर खुला हुआ है। आपको जिनको पता नहीं है, पल्सर 220 का एग्जॉस्ट के पीछे में एक छोटा सा डीबी किलर होता है, जो एक स्क्रू के मदद से अगर स्क्रू अगर हटा देते हैं तो साउंड थोड़ा बेसी हो जाता है। पर नॉर्मली अगर आपका बाइक में नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास BS4 हम इसी के बारे में अच्छे से बोल सकते हैं आपको। BS6 का मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। तो एग्जॉस्ट से कोई फ्यूम्स निकल रहा है कि नहीं वो आप देखिए। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि इन जो सामने कंसोल में कोई वार्निंग लाइट आ रहा है कि नहीं, जैसे चेक इंजन लाइट। एयर फिल्टर हमेशा कभी कभार ऑन हो जाता है, क्योंकि एयर फिल्टर अगर बहुजन क्लीन करना भूल जाता है। तो आपको बाइक को देखते वक्त ये सब चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, जो मेन और इम्पॉर्टेंट है टेस्ट ड्राइव से पहले। टेस्ट ड्राइव के वक्त हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हेलमेट पहनिए, और टेस्ट ड्राइव के बिना तो बाइक मत खरीदिए। क्योंकि हम लोग अगर कोई भी लड़की को हम लोग प्रपोज भी करते हैं या गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उससे पहले हम लोग डेट पे जाते हैं, उनको समझने का कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारा क्या बोले दोस्ती हो, पहले दोस्ती करते हैं ना। अब समझा, आपको क्या समझा इस सब के बारे में, जो भी हो। अब क्या बोले, मेरा खुद का नहीं चला है ठीक है, कोई भी नहीं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चलो बाइक के बारे में बात करेंगे होगी। तो पहले बाइक को अब जब चलाएंगे, सॉरी मैं थोड़ा गली पे खींच दिया बाइक को तेज़ी, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप बाइक का गियर को फ्रिक्वेंटली अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करिएंगे जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे, ताकि आप समझें कि हर गियर, एक गियर जब अपशिफ्ट हो रहा है या डाउनशिफ्ट हो रहा है, गियर टू गियर जब चेंज हो रहा है तो वो स्मूथली हो। अगर वो अटक रहा है तो वो हर बार अटक रहा है कि एक ही बार अटका है, तो वो थोड़ा चीज़ ध्यान पे रखिएगा। साथ ही में, क्योंकि आपको इसके साथ अगले 2-3 साल रहना है। अगर आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं तो बाइक तो अलग चीज़ है, पर मैक्सिमम जो भी बाइक खरीदता है वो 2-3 साल तो बाइक तो रखता ही है। ये तो चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। साथ ही में आपको देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन कैसा है, पिकअप डाउन है कि पिकअप एकदम स्मूथली हो रहा है, तो वो चीज़ देखिए। साथ में जो ओनर है उनसे भी एक बार माइलेज के बारे में पूछ लीजिएगा कैसा है। और हम तो रिकमेंड करेगा करीब 10-15 किलोमीटर का आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, ताकि आप बाइक को समझ पाएँ कि बाइक में क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप लेंगे। क्योंकि कुछ जो चीज़ है जो मेरे लिए सपोज प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। बाइक टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो मेन जो चीज़ अभी आता है वो है बाइक का पेपर्स क्या है। अगर RC लोन पे है, मतलब बाइक अगर लोन पे है, तो आपको NOC चाहिए ही होगा उस बैंक का, जो जिस दिन आप खरीद रहे हैं उस दिन से 6 महीने के अंदर होना चाहिए। फिर आता है PUC अगर अपडेटेड नहीं है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं पड़ता, आप PUC कहीं से भी अपडेट कर सकते हैं इंश्योरेंस का पेपर दिखा के। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है तो ध्यान पे रखिएगा, आपको पेनल्टी लग सकता है। और साथ ही में अगर रोड टैक्स भी एक्सपायर्ड है तो उसमें भी आपको पेनल्टी लग सकता है। और एक और चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए, जो पहले भी बोल चुका हूँ, BS3 गाड़ी तक अभी नया से कोलकाता अगर सिटी का बात करें तो रजिस्ट्री नहीं होगा, BS4 से ही गाड़ी रजिस्टर होगा। ये RTO का एकदम स्ट्रिक्ट नियम आ चुका है।
कि मैंने एक तो मेरे भैया के लिए बाइक खरीदा था, जो मुझे लौटाना पड़ा क्योंकि हमको लगा था कि वो बाइक रजिस्टर हो जाएगा, पर नहीं हुआ। बेलतौला आरटीओ उसको मना कर दिया। तो ये सब चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा। एक और जो चीज़ है जो आपको नेगोशिएशन में मदद करेगा वो है आपका ट्रैफिक केस डिटेल्स, जो आपको खरीदते वक्त देख लेना है, क्योंकि वो जो मतलब चार्जेस रहेगा वो पिछला जो ओनर जिनसे आप खरीद रहे हैं उनको पे करना पड़ता है, ये नियम है। तो हेलो दोस्तों, अब तक तो समझ गए होंगे कि कैसे बाइक खरीदना है। तो बाइक खरीदने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो है नेम ट्रांसफर। तो नेम ट्रांसफर के लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप डीलर से ले रहे हैं तो ये सारा इनिशिएटिव वही ले लेंगे। तो सबसे ऊपर आता है फॉर्म 28। ये फॉर्म 28 अगर आप डीलर से ले रहे हैं तभी चाहिए होगा, क्योंकि ये एक टाइप का एनओसी है जो पुराना जो सेलर है, जो जिनका बाइक ले रहे हैं, वो डीलर को ऑथराइज करते हैं कि वो फर्दर बाइक को बेच सकता है। इसके अलावा जो आपको चाहिए, जैसे कि बाइक का डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि इंश्योरेंस, पीयूसी, रोड टैक्स, और इसके अलावा तो आरसी तो चाहिए ही होगा। और एक और चीज, अगर बाइक या व्हीकल जो आप खरीद रहे हैं वो अगर लोन पे है तो 6 महीने के अंदर, मतलब जब खरीद रहे हैं उस टाइम से 6 महीने के अंदर एनओसी चाहिए बैंक से, नहीं तो वापस आपको एक और एनओसी उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आप बोले तो फॉर्म्स चाहिए, जैसे कि 20, 33, 29, 30। 29 और 30 हर आरटीओ में लगता है, जो कॉमन फॉर्म है। इसके अलावा मैंने देखा कुछ आरटीओ पे 20 और 33 भी मांग रहे हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि जो बायर है उनका लाइसेंस चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, पैन कार्ड, या पैन में अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्म 60 और 61, और जो सेलर है उनका आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। ये पूरा प्रोसेस को होने में मिनिमम 30 डेज लगता है, मैक्सिमम 90 डेज रहता है। वो आपका प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकता है। और अगर बोले ये प्रोसेस का अगर चार्जेस है, जो मैंने साइट पे देखा वो है अराउंड 150 रुपीज फॉर बाइक और 300 रुपीज फॉर बाइक ऑफ कार। और इसके अलावा और भी प्रोसेसिंग फीस लगता है, जैसे 15% ऑन द सम एश्योर्ड ऑन द ब्रांड न्यू बाइक व्हाइल बाइंग। मतलब जो बाइक या कार आप खरीद रहे हैं वो जब नया लिया गया था उस टाइम पे जो रोड टैक्स था उसका 15% लगेगा। तो दोस्तों, आशा है कि मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अगर कोई यूज बाइक लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, एक नया नॉलेजेबल वीडियो बना के लेके आऊंगा। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।